नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री को डिटेल में डील करेंगे। तो इसमें देखिए हम पढ़ेंगे एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, सिल्वी पास्टरल सिस्टम, एग्री सिल्वी पास्टरल सिस्टम और अदर सिस्टम के बारे में। हम इन चारों सिस्टम को आज के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम या कृषि वन संवर्धन के प्रणाली के बारे में। तो देखिए एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंतर्गत कृषि योग्य फसलों और पेड़ों के फसलों को साथ में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कृषि योग्य फसलें और जो पेड़ों की फसल है, वृक्ष है, उसे साथ साथ लगाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं या कृषि वन संवर्धन प्रणाली कहते हैं। चलिए हम इसमें आते हैं, इनमें इसके प्रकार के बारे में। तो एग्री सिल्वीकल्चर प्रणाली यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है शिफ्टिंग खेती में बेहतर प्रति प्रजातियां और दूसरे होते हैं टांगे प्रणाली। तो पहला आता है शिफ्टिंग खेती में बेहतर प्रति प्रजातियां। इस खेती में यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रति जमीन है यहाँ पर अच्छे किस्म की पेड़ों की रोपाई किया जाता है प्रति प्रणाली में। तो यहाँ पर जो रोपाई के अंत में धीरे धीरे यहाँ की जो मिट्टी के जो कटाव रहता है, मृदा की कटाव, वो कम हो जाती है तथा साथ साथ एक ही प्रकार के जब वृक्षों की जब रोपाई वहाँ करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या है, मृदा की वहाँ क्वालिटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ की जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वह क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे वहाँ पर हम फिर से दूसरे जो नया जो स्पीसीज का इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसमें सफल तब माना जाता है जब नया इंट्रोड्यूस कराया गया प्रजाति में क्या होना चाहिए, मिनरल रिस्टोर करने की क्षमता होना चाहिए। तो चलिए हम दूसरा में देखेंगे तांग्या प्रणाली। यह बहुत ही वेरी आईएमपी है। ठीक है, वेरी आईएमपी टॉपिक है तांग्या प्रणाली। इसे बार बार फॉरेस्ट्री एग्जाम है या संबंधित एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो तांग्या प्रणाली को दिया गया था, ठीक है, ब्रांडिस 1856 के द्वारा, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले बर्मा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है जी, कहाँ गया था? बर्मा में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसे बर्मा में इंट्रोड्यूस किया गया था। हम देखते हैं तांगे प्रणाली में यहाँ पर जो स्थानीय किसानों को एक ही इकाई भूमि में पेड़ तथा फसल लगाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर पेड़ तथा कृषि फसल लगाने की अनुमति दी जाती है। तांग्या को हम देखें तो यहाँ पर जो भूमि की तैयारी है और फसल की रोपाई, वृक्ष लगाई, ये सारा चीजें की जिम्मेदारी किसान को होती है और किसान यहाँ पर काम करते हैं। हम देखेंगे इस तांग्या प्रणाली का प्रकार। तो तांग्या प्रणाली में यहाँ पर 3 प्रणाली आता है। एक है विभागीय तांग्या, दूसरा लीज तांग्या और तीसरा है ग्राम तांग्या। तो देखिए विभागीय या डिपार्टमेंटल तांग्या, तो यहाँ पर जो विभागीय, जो स्थानीय वन विभाग रहता है उसके द्वारा मजदूरों की सहायता से वहां पर कृषि और वृक्ष, जो पेड़ों की जो फसल है उसकी रोपाई की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्य होता है यह जो कृषि विभाग के अंतर्गत होता है, इसीलिए इसे डिपार्टमेंटल तांग्या या विभागीय तांग्या के नाम से जानते हैं। इसी में हम दूसरा देखेंगे लीज तांग्या। यहाँ पर पेड़ों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को एक निश्चित अवधि के लिए जमीन को लीज में दे दिया जाता है, अर्थात उस जमीन का पट्टा प्रदान कर दिया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए। वहाँ पर शर्त रखा जाता है कि वहाँ के जो पेड़ है उनकी एक निश्चित क्या है, रख रखाव हो, और ऐसे कुछ शर्तों के साथ में स्थानीय लोगों को पट्टा दे दिया जाता है। यह एक निश्चित अवधि के रूप में होती है और इस निश्चित अवधि के बाद में वहाँ के जमीनों को फिर से वापस ले लिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं लीज तांग्या। ठीक है, और यहाँ पर जो लीज में जो पट्टा में जो दिया जाता है तो किसान वहाँ क्या करते हैं, खेती करते हैं और साथ साथ वन का भी संवर्धन करते हैं। हम तीसरा देखेंगे ग्राम तांग्या या विलेज तांग्या। तो इस प्रणाली को हम ऐसे जगह में अपनाते हैं जैसे जहाँ पास जंगलों में बस गए कोई लोग जा करके, तो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, कृषि जो जमीन है यहाँ पास कुछ जमीनों को प्रत्येक परिवार को, ठीक है, 3-4 साल की अवधि के लिए 1 से 2 हेक्टेयर जमीन दे दिया जाता है। ठीक है, वहां पर स्थानीय जो बसे, ठीक है, जंगल के अंदर ऐसे बसे हुए लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जमीन दिया जाता है
ताकि वहां पर वो कृषि योग्य फसल के साथ साथ पेड़ों की खेती करे, वृक्ष संवर्धन करे, और जमीन उनको 3 से 4 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद में यह जमीन फिर से पुनः वापस ले लिया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, पूछ देता है एग्जाम में कि क्या बोलते हैं, ग्राम तांग्या में कितने अवधि के लिए जमीन को दिया जाता है किसानों को या स्थानीय लोगों को। तो आपको याद रखना है 3-4 साल के अवधि के लिए देता है। प्रत्येक परिवारों को 1 से 2 हेक्टेयर जमीन दिया जाता है, जहां पर कृषि योग्य फसल और पेड़ों की संवर्धन की जाती है। हम देखेंगे तांग्या प्रणाली के लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ देखते हैं, तो यहाँ पर लागत में कमी आती है, कम लागत में खेती वनों की संवर्धन हो जाती है। दूसरा चीज है बेरोजगारी का हल, ठीक है, क्योंकि लागत में तो कमी आएगी, क्योंकि रोपाई वगैरह का सारा जो काम है किसान करता है, ठीक है। दूसरा चीज है बेरोजगारी कमी। जब इस प्रकार जो तांग्या प्रणाली हम जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाता है। नेक्स्ट है वहाँ की जो साइट है, एग्रीकल्चरल साइट है, उसकी अधिक से अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे तो आता है वन्य वृक्षों के अलावा क्रॉप फसलों का प्रावधान, अर्थात जो क्रॉप फसल भी लगता है तो अच्छे खासे आमदनी हो जाती है। नेक्स्ट है खरपतवार के प्रभावी ढंग से निपटारा। तो वहाँ जो खरपतवार जो उगता है उसके एक अच्छे प्रभावी ढंग से निपटारा भी हो जाता है। हम इसका हानि देखेंगे तो इसमें क्या आता है, कई बार हम एक ही भूमि पर कई प्रकार की फसल लेते हैं तो भूमि की उर्वरता भी, ठीक है, बार बार फसल लेते हैं तो उसका भी समाप्त होने का खतरा रहता है। दूसरा मिट्टी का क्षरण हो जाता है, बार बार हम वहाँ पर जुताई होता है, कई प्रकार के एक्टिविटी संचालित होता है, ठीक है, क्षरण का भी। उसके खाद फसलों से पेड़ों में महामारी फैलने का भी खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्रॉप की फसल है वहाँ पर कितने भी प्रकार के बहुत सारा कहना चाहिए डिसीज आता है, और वह डिसीज एक बार पेड़ों में अगर चला जाए तो पूरे जंगल को महामारी की चपेट में आने से थोड़ा से संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ों में वृक्षों में कहना चाहिए जो महामारी को कंट्रोल करने के लिए दवाई वगैरह की स्प्रे करने की क्या होते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। जैसे हम क्रॉप को नियंत्रित कर लेते हैं वैसे हम वहाँ पर उतना आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक। इसके अलावा जो आवंटित भूभाग है, ठीक है, जो लीज में या पट्टा दे दिया जाता है उसकी वापसी करने में कानूनी दांवपेच फंसती है और यहाँ पर समस्या उत्पन्न होता है। हम दूसरे सिरे से देखें एक मानव श्रम के हिसाब से तो एक प्रकार से मानव श्रम का ये शोषण का भी रूप है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो गरीब किसान लोग हैं, जंगल में बासिंदा लोगों को 2 से 3 से 4 साल के लिए मात्र दिया जाता है जमीनों को, और वो 3-4 साल में किसान जब मेहनत करके उपजाऊ कर लेता है जमीन को, उसके बाद में वन विभाग उस जमीन को पुनः वापस ले लेता है। तो एक हिसाब से हम देखें तो यह मानव का शोषण का भी एक रूप है, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा मल्टी स्पीसीज ट्री, ठीक है जी। तो मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन हम देखेंगे बहु प्रजातीय वृक्ष उद्यान के बारे में। तो इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वृक्षों के मिश्रण को भोजन, चारा, लकड़ी, अन्य उत्पादनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है, ताकि जो ट्री उद्यान है, ठीक है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के हम उत्पाद को प्राप्त कर सके, इसीलिए ट्री गार्डनिंग की जाती है। बहु प्रजातीय अलग अलग स्पीसीज के ट्री को एक निश्चित स्थान में लगाते हैं, वहाँ से हमें चारा, भोजन, लकड़ी तथा अन्य उत्पाद भी वहाँ से प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्पीसीज टी गार्डनिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गली फसल या एली क्रॉपिंग, ठीक है, गली फसल या एली क्रॉपिंग। तो एली क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं जी, हेडगेरो इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, बाड़ा पंक्ति, है ना, इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि हेडगेरो इंटरक्रॉपिंग के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका ऑप्शन में एली क्रॉपिंग रहेगा या एली क्रॉपिंग करके रहेगा, और ऑप्शन में हेडगेरो इंटरक्रॉपिंग करके भी पूछ सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए जो वार्षिक पौधे के साथ में काष्ठीय पौधों को पंक्तियों में लगाते हैं, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि कोई भी जो फार्म है, इस फार्म में बीच बीच में क्या करते हैं, पंक्ति में काष्ठीय पौधों को लगाते हैं, और इसी बीच में क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी, गली फसल या क्या बोलेंगे जी, हेडगेरो इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो
इसका उद्देश्य रहता है मिट्टी में सुधार करना, माइक्रो क्लाइमेट के साथ पौधों के पैदावार को बनाए रखना, इसका ये उद्देश्य रहता है। क्योंकि हम जब हेडग्रो जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इस प्रकार जो रो अपनाते हैं, तो यहाँ जो रो से जो पौधे रहते हैं इसका पत्तियां गिरता है, जो ह्यूमस बनता है, ठीक है, और इसी से क्या होता है, पैदावार हमारा बढ़ता है। तो इसका जो डिजाइन अगर हम देखेंगे, जो हेडग्रो इंटरक्रॉपिंग के डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पर जो बाड़ा पंक्ति की स्थिति है ना, पौधों की प्रजाति है ना, उसका स्पीसीज, जलवायु, ढलान, मिट्टी की स्थिति आदि, इसके अलावा आवाजाही के लिए आवश्यक स्थान पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के जो क्रॉप यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम बीच में उसके आवाजाही की स्थान, मिट्टी की क्वालिटी हम देखते हैं, यहाँ की जलवायु कैसा है, कितना ढलान है, उसी के आधार पर हम जो हेडग्रो इंटरक्रॉपिंग को अपनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो आमतौर पर जो पेड़ लगाते हैं, तो इसका हम देखें तो कैसा रहता है जी, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका निर्धारण किया जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर निर्धारण करते हैं। पंक्ति के बीच की दूरी यहाँ से देखें तो 4 से 8 मीटर, इस पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितना रहेगा जी, 4 से 8 मीटर की दूरी रहता है। और पंक्तियों के बीच पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक की हो सकती है। और ये जो डिजाइन है यह कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि हम शुरू भी कह चुके हैं कि यहाँ की जलवायु की स्थिति और उसी के हिसाब पर हम जो बाड़ा पंक्ति है उसे हेडग्रो है या बाड़ा पंक्ति उसका हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखें जो अर्धशुष्क क्षेत्र में इसे व्यापक रूप से ये जो प्रणाली है उसे अपनाया जाता है। किस क्षेत्र में जी, अर्धशुष्क में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ कृषि वानिकी जो हेडग्रो जो अपनाते हैं गली फसल, उसके लिए वांछित लक्षण को देखेंगे तो वांछित लक्षण देखिए, मिट्टी की उर्वरता सुधार में लेग्यूम जो पेड़ के क्या है बेहतर साबित हुए हैं। जो लेग्यूम जो पेड़ है, जो दलहन वाले जो पेड़ है, ऐसे पेड़ ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं भूमि के सुधार के लिए। वृक्ष के क्राउन छोटा होना चाहिए ताकि अधिक धूप क्रॉप में पड़े। अगर आप इस प्रकार के जो हेडग्रो जो रो में आप लगाएंगे और यहाँ पर से रो, अगर ये वृक्ष पूरा ढक देगा अपने क्राउन से, कैनोपी से ढक देगा, तो आपका फिर फसल क्या हो जाएगा, अच्छा से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर वृक्ष के क्या है, क्राउन छोटा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग लोपिंग करते हैं, छिनाई करते हैं, वहाँ छिनाई के बाद में फिर से यहाँ पर इसका तेजी से उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि जो प्रूनिंग के बाद जो यूज आता है छोटे छोटे डगाल, वो क्या है फिर से आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रूनिंग के बाद में डगाल आएगा तभी तो वहां पर फिर पत्ता झड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पार्श्व व जड़ शाखाओं के साथ गहरी तिहाई प्रणाली होना चाहिए। इसके अलावा पेड़ से पर्याप्त जो कूड़े जो लीटर फाल होना चाहिए, ठीक है, सूखे पत्ते झड़ना चाहिए ताकि पेड़ के नीचे पर्याप्त रूप से ह्यूमस का निर्माण हो सके। तो लीटर फाल होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेड़ पर कोई एलोपैथिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, पेड़ पर कोई एलोपैथिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बहुउद्देशीय वृक्ष और खेत पर झाड़ियां। ठीक है, तो बहुउद्देशीय जो वृक्ष देखेंगे है ना, तो इस पर जो खेत पर जो झाड़ियां रहते हैं, बहुउद्देशीय झाड़ी वृक्ष रहता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, मल्टीपर्पज ट्री एंड सर्व ऑन ट्री। जो बहुउद्देशीय जो वृक्ष है, ठीक है, जो खेत पर जो उगने वाले जो बहुउद्देशीय वृक्ष और झाड़ियां की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वृक्ष की बहुउद्देशीय बिखरे हुए वृक्ष की बहुउद्देशीय प्रजाति पाए जाते हैं। इसमें बहुउद्देशीय जो प्रजाति रहता है जिनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन होता है, तथा ये हमारे जो क्रॉप के लिए सुरक्षात्मक भी कार्य भी प्रदान करने का काम करता है। अगर हम मोस्टली देखें तो इसमें जो प्लांट है इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेना ल्यूकोसोफेला। ठीक है, ल्यूकेना ल्यूकोसोफेला इस एग्जांपल है। इसके अलावा है अकेसिया एल्बेजिया, अकेसिया एल्बेजिया, फिर आता है केसिया सामिया, केजुराइना, एजा डिरेक्टा इंडिका, कोकस न्यूसिफेरा आदि जो मल्टीपर्पज जो प्लांट है, ठीक है, मल्टीपर्पज ट्री है जिसे हम लगाते हैं, इनका ये एग्जाम्पल है। तो बिखरे हुए बहुउद्देशीय प्रजाति में का इस एग्जाम्पल को कभी कभी दे देता है कि ये किनमें का एग्जाम्पल है करके, तो इसमें याद रखिएगा कोकस न्यूसिफेरा, एजा डिरेक्टेड इंडिका, ठीक है, अकेसिया एल्बेजिया, केसिया सामिया, ल्यूसिकेना, ल्यूकोसेफेला, ठीक है, और केजुराइना को याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, फसल की रोपाई के साथ फसल संयोजन। ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप। तो फसल की रोपाई के साथ में इसमें जो कॉम्बिनेशन के जिसके दिखे, इस प्रणाली में क्या करते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष और झाड़ियों को एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, जो क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप में क्या करते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष और झाड़ियों को एक साथ लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कॉफी, चाय, नारियल और कोको को एक साथ इनको मिक्स करके क्या करते हैं, खेती किया जाता है, लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृषि वानिकी ईंधन लकड़ी का उत्पादन। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्रोडक्शन। तो हम देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्रोडक्शन में इस प्रणाली में हम ईंधन की लकड़ी की प्रजाति का कृषि भूमि पर या उसके आसपास लगाया जाता है। जो कृषि वानिकी ईंधन लकड़ी का उत्पादन को हम देखेंगे तो क्या करते हैं, हम कृषि वाले जो लकड़ी है उसे कृषि भूमि या उसके आसपास लगाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्रोडक्शन कहते हैं। इनका हम देखेंगे तो यह बाढ़ के साथ साथ, ठीक है, जब हमें क्या है, फसल जब लगाते हैं तो फसल के चारों ओर बाढ़ की जरूरत पड़ती है और यह बाढ़ के साथ साथ उन्हें एक शेल्टर बेल्ट, ठीक है, या आश्रय बेल्ट प्रदान करता है, एक शेल्टर भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसे स्थानीय को लकड़ी भी प्राप्त होती है। अगर हम इस उदाहरण इसका देखेंगे तो इसका उदाहरण है जी, देखिए अकेसिया नाइलोटिका, अल्बजिया लेबेक। ये साइंटिफिक नेम आपको पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा लोकल नेम देकर के, तो आपको साइंटिफिक नाम याद रखना पड़ेगा। अकेसिया नीलोटिका, अल्बेचिका लेबेक, ठीक है, केसिया सेमिया, केजुराइना, दलबर्जिया शिशु, इसे बोलते हैं यूकेलिप्टस टेरिकोर्निस। ठीक है, यूकेलिप्टस टेरिकोर्निस, ये आदि जो स्पीसीज है जिसे कृषि उत्पादन वाले जो क्षेत्र है उसके आसपास या कृषि भूमि पर क्रॉप के साथ में लगाया जाता है, जो एक शेल्टर बेल्ट की भांति भी काम करता है और साथ साथ अगर हम किनारे में लगाते हैं तो एक बाड़ की भांति भी काम करता है। हम इसी में देखेंगे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8वां टॉपिक है शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट या आश्रय बेल्ट जिसे बोलते हैं, तो शेल्टर बेल्ट एक प्रचलित हवा की दिशा में समकोण पर स्थापित पेड़ों की पंक्तियां हैं। ठीक है, हवा की दिशा में, देखिए इस हवा की दिशा में समकोण पर स्थापित पेड़ों की पंक्तियां को ही हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर शेल्टर बेल्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो शेल्टर बेल्ट होता है, यह एक पिरामिडीय संरचना के रूप में निर्माण करते हैं, जिसमें क्या रहते हैं कि साइड साइड में छोटे घास, फिर उसके बाद में झाड़ी और बीच में वृक्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन का करके इसे लगाया जाता है। देखिए क्या बोलते हैं, ग्रास, सर और ट्री। तो इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो क्या करता है, यह वायु की धारा को विक्षेपित कर देता है तथा वह हवा की जो गति है उसे कम करता है। यह मृदा क्षरण को भी कम करता है और पौधे को सूखने से बचाता है, क्योंकि इसके साथ नीचे में छांव में जो पौधा उगेगा उसे सूखने से भी यह बचाता है। ठीक है, यानी कि डिसिकेशन जो इफेक्ट से भी बचाता है। यह इससे क्या होता है, हमें भोजन, ठीक है, इससे क्या प्राप्त होता है, भोजन, चारा। ठीक है, दो चीज प्रदान होता है, भोजन और चारा प्रदान करता है। चारा हमारे मवेशी के लिए या भोजन क्या है, हमारे अपने लिए। ये चीजें प्रदान करने में लाभकर है। हम देखेंगे इसका शेल्टर बेल्ट का ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 1:10 होता है। ये अनुपात को पूछ देता है कई बार क्वेश्चन में आपको, 1:10 शेल्टर बेल्ट का ये जो ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात 1:10 के अनुपात होना चाहिए। हम शेल्टर बेल्ट की दी गई सुरक्षा की न्यूनतम लंबाई इसका 25 गुना रहता है, इसकी ऊंचाई से 25 गुना रहता है शेल्टर। ये भी चीजें पॉइंट है, इसे आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इधर अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये जो है, यहाँ पर इस चीज को भी याद रखिएगा। तो सारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है। हम इसी में देखेंगे घास क्या क्या चीज रिकमेंडेड किया जाता है, इसमें सजेस्ट किया जाता है शेल्टर बेल्ट के लिए। तो घास की स्पीसीज देखिए, सेक्रम स्पोंटेनिशियम, ठीक, इसके अलावा सेक्रम मुंजा,
इसके अलावा देखिए पेनिकम, एनिटिडोफोली, ठीक। इसके अलावा है देखिए सेंसेरस स्पीसीज, ये क्या है, इसके घास के लिए रिकमेंडेड किया जाता है यहाँ लगाने के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे जो झाड़ी वाली स्पीसीज है, केलोट्रापिस प्रोसेरा, क्लिडोडेंड्रॉन, ठीक है, क्लिडोडेंड्रॉन, फिलेमोडिस, ठीक। इसके अलावा है देखिए केसिया एरिकुलाटा, दलबर्जिया, सॉरी डोडोनिया, विस्कोसा आदि को झाड़ी के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। इसके अलावा हम वृक्ष में देखेंगे तो एकोसिया अरेबिका, दलबर्जिया शिशु, और इसके अलावा कुछ और प्लांट है जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे लेमना कोरोमंडलिका, ठीक है, यूकेलिप्टस स्पीसीज, यूकेलिप्टस स्पीसीज। इसके अलावा है टमारिक्सा आर्टिकुलाटा, टमारिक्स आर्टिकुलाटा, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। इसके अलावा है प्रोपोसिस स्पिगेरिया, ठीक है। इसके अलावा है केजुराइना आदि को हम यहाँ पर वृक्ष के लिए रिकमेंडेड करते हैं शेल्टर बेल्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों विंड ब्रेक। अच्छा, विंड ब्रेक से तात्पर्य है खेतों, घरों, नहरों या अन्य क्षेत्रों को हवा से उड़ाने और मिट्टी को उड़ाने से बचाने के लिए लगाए गए पेड़ या झाड़ियों से है, ठीक है। तो हम अपने घर के, खेत के आसपास ये जो हवा से उड़ने, ठीक है, या उसे बचाने के लिए, ठीक है, जो हवा से उड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, लगाए गए झाड़ियों से है विंड ब्रेक का तात्पर्य। हम देखें जो विंड ब्रेक बनाते हैं यह क्या करता है, जो हवा के बहाव को 25 से 75% तक क्या करता है, कम कर देता है। इसीलिए क्या है आसपास में हम क्या करते हैं, वृक्षों को लगाते हैं। तो देखिए यह पशुधन को ठंडी हवाओं से बचाता है, ठीक है, पशु को हमारा क्या करता है, ठंडी हवा से बचाता है। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट फसलों और चारागाहों को गर्म और शुष्क हवाओं से बचाता है। यहाँ पर ध्यान देगा, जो शेल्टर बेल्ट है वह फसलों और चारागाहों को शुष्क हवाओं से बचाता है, जबकि विंड ब्रेक में क्या करता है, पशु को ठंडी हवाओं से बचाता है। यह मिट्टी के कटाव को कम करता है तथा वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है। जो हम विंड ब्रेक जो लगाते हैं यह क्या करता है, पशुओं को, वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा है यह वाष्पीकरण को से माइक्रो क्लाइमेट को बेहतर बनाता है। आपको याद होगा जो आसपास में जो वृक्ष रहता है उससे क्या है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है, उसका लीटर फॉल होता है, ठीक है, जिससे वो नीचे जाकर के नीचे ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे क्या है, यह जो माइक्रो क्लाइमेट को बेहतर बनाता है। यह बाढ़ की सीमा के रूप में कार्य करता है तथा गर्मी के मौसम में घास को आग लगने से लगने को कम करने का काम करता है, मतलब घास को आग लगने से बचाता है गर्मी के मौसम में। इसके अलावा यह हवा गति को 25 से 75% तक क्या करता है, कम कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेल्टर बेल्ट से ईंधन की लकड़ी, फल, चारा तथा फाइबर, गीली मिट्टी, घास आदि उत्पाद भी प्राप्त होता है। इसमें का लास्ट पॉइंट है साथियों मृदा संरक्षण हेडगेज, ठीक है, सोइल कंजर्वेशन हेडगेज। तो इस प्रणाली में पेड़ों को मृदा के संरक्षण के लिए लगाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से हम देखें तो इसका जो गहराई मिट्टी का जड़ क्या करता है, एक मजबूत छत की भांति, जैसे हम देखें छत में क्या करता है, सीमेंट कंक्रीट को छड़ क्या करता है, बांध के रखता है। उसी प्रकार से मिट्टी को जो वृक्ष के जो जड़ है वह गहराई तक क्या करता है, बांध के रखता है, ठीक है, जिससे मृदा के स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा के संरक्षण को बढ़ाने कार्य करता है तथा यह बारिश के अवरोधन और हवा में रुकावट तथा मृदा क्षरण को कम करता है, ठीक है। यह बारिश को क्या करता है, अवरोध करता है, क्योंकि बारिश का बूंद डायरेक्ट पड़ता है तो मिट्टी के ऊपर का लेयर क्या करता है, धीरे धीरे धुलते जाता है, जिसको यह क्या करता है, कम करता है और मिट्टी के क्षरण को, मृदा जो अपर्दन होता है, ठीक है, उसे क्या करता है, कम करने का काम करता है। और इसके लिए जो हम स्पीसीज रिकमेंडेड करते हैं, जो लगाते हैं, उस स्पीसीज का नाम है देखिए ग्रेविलिया रोबस्टा, ठीक है, ग्रेविलिया रोबस्टा, एकेसिया कैटाचू जो खैर बोलते इसको, ठीक है, पाइनस रॉक्स बर्गाई, केजुराइना, जूलीफ्लोरा आदि वृक्ष को मृदा संरक्षण या सोइल हेडगेज
के रूप में हम इसे क्या करते हैं, लगाते हैं। मृदा संरक्षण हेडगेज में ये जो स्पीसीज है इनको यूज करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, जो स्पीसीज यहाँ जहाँ जो यूज हो रहा है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, और जो पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या रखना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोइल कंजर्वेशन के लिए लगाए थे, जबकि विंड ब्रेन में हवा की जो कटाव को कम करने के लिए, हवा की गति को कम करने के लिए यहाँ पर क्या किए थे, उपयोग किए थे। इसी तरह से हम नेक्स्ट सिल्वीकल्चर में आते हैं, सिल्वी पास्टरल सिस्टम। तो सिल्वी पास्टरल प्रणाली की अगर हम बात करें तो देखिए, इस प्रणाली में चारागाह भूमि में काष्ठी पौधों को चारा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, काष्ठी पौधे का उत्पादन किया जाता है। जो चारागाह भूमि है वहां पर चारा के लिए काष्ठी पौधों को लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो वृक्ष और झाड़ियां का मुख्य उत्पाद चारा प्रदान करता है। ठीक है, मुख्य यहाँ पर हमारा उत्पाद क्या होता है, चारा होता है। जो सिल्वी पास्टरल सिस्टम में हमारा मेन जो उत्पाद है यह क्या होता है, चारा होता है, जो हम क्या करते हैं, किसान बंधु लोग पशु के लिए उपयोग करते हैं, पशु के भोजन के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रणाली में हम प्रमुख इसका श्रेणियां को देखेंगे। तो यहाँ पर 3 श्रेणियां हम इसको बांटते हैं। तो पहला श्रेणियां है देखिए, प्रोटीन बैंक। ठीक है, तो खेत के आसपास हम ऐसे जो वृक्षों का या खेत में ऐसे वृक्षों का चयन करके लगाते हैं जो प्रोटीन से भरपूर हो, जिसे हमारा पशु खाए तो उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले और हमारा पशु अच्छे दूध दे सके, या अच्छे उसका क्या है कहना चाहिए, उसके मांस का प्रोडक्शन हो सके, चाहे गाय के लिए हो या बकरी के लिए हो या अन्य जो पशुपालक है, अन्य पशुओं के लिए चारा के लिए जो भरपूर प्रोटीन वाला चारा का यहाँ पर चयन करते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, अकेसिया निलोटिका, एजाडिरेक्टा इंडिका। इसके अलावा भी आप इसमें टॉपिक नोट कर लीजिएगा। देखिए, एल्बेजिया लेबेक, इसके अलावा है ल्यूसेना लिकोफाला। ठीक है, ग्रिसलैरिया स्पीसीज, ये सबको आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है चारे के पेड़ और हेडगेज की लाइट बाड़। ठीक है, चारे के पेड़ और जो हेडगेज की लाइट बाड़ को हम देखें तो चारा प्रदान करने वाले पेड़ों को हम अपने बाड़ बनाते हैं, जो फसल लगाने का उसके सीमाओं में लगाया जाता है। जो चारा प्रदान करने वाले जो पौधे हैं उसे अपने बाड़ी के सीमे पर लगाया जाता है, और यह चारा के उत्पादन के साथ साथ एक बाड़ के रूप में हमारे जो क्रॉप फसल है उसकी सुरक्षा का भी कार्य करता है। हमारे क्रॉप फसल की सुरक्षा का भी कार्य करता है। तो इसका उदाहरण है अकेसिया स्पीसीज। इसके अलावा है इरेथ्रिया स्पीसीज। ठीक, इरेथ्रिया स्पीसीज। इसके अलावा है ग्रिसिडिया स्पीसीज। ये जो 3 स्पीसीज है जिसे हम चारे के जो पेड़ के हेडगेज के रूप में अपने बाड़ के किनारे किनारे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पशु के लिए चारा और हमारा एक बाड़ के रूप में, एक बाड़ी के रूप में, ताकि हम अन्य जो पशुओं से अपनी फसल को बचा सके। तो इस प्रकार हम चारे के पेड़ और हेडगेज लाइफ के बाड़ का प्रबंध करते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि जो ऐसे जो स्पीसीज क्या बोलते हैं, किस सिल्वीकल्चर सिस्टम में या किस क्या बोलते हैं कृषि वानिकी में यूज किया जाता है, जहां पर पौधों को बाड़ के चारों ओर लगाया जाता है। ठीक है, जो चारा का भी उत्पादन करता है। तो आपको याद रखना है सिल्वी पास्टरल सिस्टम, या इस पॉइंट को दिया रहेगा तो इस पॉइंट को आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से आ सकता है। चलिए, इसका तीसरा पॉइंट है चारागाह पर पेड़ और झाड़ियां। तो देखिए, चारागाह पर पेड़ और झाड़ियां, तो इस प्रणाली में अनियमित रूप से बिखरी वृक्ष की झाड़ीदार प्रजातियां लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, अनियमित रूप से जो बिखरी झाड़ीदार जो पेड़ है उसकी प्रजाति लगाते हैं। इसका मुख्य उत्पादन जो चारा उत्पादन के क्या है, पूरक होता है। तो इसमें उदाहरण देख लिए, अकेसिया नाइलोटिका, इसके अलावा है अकेसिया ल्यूकोफोलिया, इसके अलावा है टर्मेंडस इंडिका, इजाडिरेक्टा इंडिका। ये क्या है, चारागाह पर पेड़ और झाड़ियां के एग्जाम्पल है, जहां पर क्या करते हैं जी, हम वृक्ष की झाड़ीदार प्रजातियां लगाते हैं, बिखरी वृक्ष की झाड़ीदार प्रजातियां बनाते हैं, जो हमारे पूरक रूप से क्या करते हैं, चारा का उत्पादन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्री सिल्वी पास्टरल सिस्टम। इस प्रणाली में चारागाह में एक वर्षीय तथा काष्ठी बहुवर्षीय प्रजातियों के उत्पादन के संबंधित है। यहाँ पर हम क्या करते हैं,
एग्री सिल्वी पास्टल सिस्टम, यानी कि हम यहाँ पर क्रॉप, याद रहे यहाँ पर हम लगाते हैं क्रॉप प्लस ट्री प्लस फोडर। ठीक है, यानी कि हम फसल, वृक्ष और चारा तीनों चीज को यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम एक वर्षीय तथा काष्ठीय बहुवर्षीय प्रजातियों के उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर इसको उपयोगिता अगर हम देखें तो क्या कहता है, लकड़ी के गुच्छे के ब्राउज करने के लिए, ठीक है, जो लकड़ी के जो गुच्छा है हमें जलाने के लिए चीजें जरूरत पड़ता है, उसके लिए क्या करता है ये उपयोगी रहता है एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम। हरी घास के लिए, ठीक है, हमें जो हरी घास अपने जो पशु के लिए, चारा के लिए जरूरत पड़ता है उसके लिए। इसके अलावा इसी चारा को हरी खाद के लिए भी हम यूज करते हैं। तो हरी खाद के लिए भी यह क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के लिए। इतने सारे जो एप्लीकेशंस के लिए हम इसे क्या करते हैं, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम का उपयोग करते हैं। हम एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम का प्रकार अगर देखें तो पहला है घर के बगीचे। तो यहाँ पर हम देखें होम गार्डन, तो होम गार्डन उष्णकटिबंधीय स्थिति में वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। होम गार्डन की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए, वर्षा क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये अत्यधिक उत्पादक और टिकाऊ माना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अधिक उत्पादक और क्या है, टिकाऊ माना जाता है। हम देखें तो होम गार्डन से खाद्य का उत्पादन घर के बगीचे का प्राथमिक उत्पाद होता है। हमारे घर में जो बगीचे हैं, छोटे छोटे हम जो बाड़ी लगाते हैं, ये हमारे क्या है, फूड का जो उत्पादन, खाद्य का उत्पादन प्राथमिक हिस्सा क्या है, उत्पाद होता है। इस प्रणाली में हम क्या लगाते हैं जी, पेड़, झाड़ियाँ, सब्जियाँ व अन्य शाकाहारी पौधे का सघन रूप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो होम गार्डन में आप लोग देखे होंगे आपके घर में आम, अमरूद, पपीता, केला, ठीक है, हरा सब्जी और छोटे छोटे जो फूल वगैरह है, ये सारे जो उत्पाद के लगाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होम गार्डन के रूप में जानते हैं। यानी कि आपके होम गार्डन से आपको कंप्लीटली सब्जी, फल तथा भोज्य पदार्थ, अन्य जो पदार्थ है या छोटी छोटी जरूरत की चीजें हैं जैसे फाइबर वगैरह का भी आपूर्ति किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें घर के उद्यानों में पशु के को भी शामिल किया जाता है। इसमें इनके लिए चारे का भी उत्पादन किया जाता है। जो होम गार्डन में पशु के चारे का भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि उसका भी प्रबंध किया जाता है। अगर हम इसे होम स्टे जो रेंज का देखेंगे तो 0.20 से 0.50 हेक्टेयर तक की जो रेंज में होम गार्डन के लिए यूज किया जाता है। जनरली हम इसका प्रबंधन की बात करें होम गार्डन की, तो पारिवारिक श्रम के द्वारा आप लोग देखे होंगे जो होम गार्डन्स है, हम अपने सामान्य भाषा में बोले तो बाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाड़ी का जो प्रबंधन के लिए, ठीक है, या छत्तीसगढ़ में एक चीज और जो प्रबंध जो चला है, प्रचलन चला है प्राचीन काल में, एक वर्ड जो यूज करते आ रहे हैं, आजकल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लुप्त होते आ रहा है, और उस वर्ड का नाम है बरछा। ठीक है, उस वर्ड का नाम है बरछा। ठीक है, हम अपने छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोलते हैं, बरछा बोलते हैं। और बरछा के अंदर में अगर हम देखें तो वहां पर जो वृक्ष में देखेंगे तो वहां पर आम की, अमरूद की, नींबू की, ठीक है, मौसमी की, ठीक है, उसके नीचे में आपका केला, पपीता, ठीक है, और छोटे छोटे जो अन्य जो फ्रूट्स है उसका, इसका, और नीचे में नीचे की जो परत है वहां पर सब्जी, ठीक है, तथा चारा का भी प्रबंध किया जाता है। तो इसी को हम देखेंगे, और इसका पूरा पूरा जो प्रबंध पारिवारिक श्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, परिवार के ही व्यक्ति जा करके थोड़ा थोड़ा मेहनत करके सारे चीजों को क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, जिससे आपका क्या है, होम गार्डन विकसित होता है। अब देखें तो होम गार्डन को हम मल्टी टियर सिस्टम, या होम गार्डन क्या जी, मल्टी टियर सिस्टम या मल्टी लेयर क्रॉपिंग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मल्टी टियर सिस्टम या मल्टी टियर क्रॉपिंग, यानी कि होम गार्डन में अगर हम देखें तो मोस्टली हम इसे 3 लेयर में बांटते हैं, तो इसीलिए इसे मल्टी टियर
क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए मल्टी टीयर, तो मल्टी परत हम देखें तो सबसे नीचे के जो परत है 0 से 1 मीटर के जो भाग है जमीनी परत, यहाँ पर हम सब्जी लगाते हैं। और सब्जी में आपका जितने भी जो खाद्यान्न जो सब्जी यूज करते हो, चाहे बैगन है, टमाटर है, मूली है, लौकी है, ठीक है, जितने भी आपका जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स जो प्रजाति है, इसी को यहाँ पर नीचे में लगाया जाता है। हम 1 से 3 मीटर की जो परत है, यहाँ हम देखें केला, पपीता आदि जो फसल है इनको लगाया जाता है। तीसरा है शीर्ष परत। शीर्ष परत यानी कि 1 से 3 मीटर तक की जो ऊंचाई के जो कैनेपी बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब कदापि नहीं है कि इसको 1 मीटर के ऊपर में लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक 0 से 3 मीटर तक के रहता है, लेकिन क्या रहता है 1 मीटर के ऊपर के बाद के ये हिस्सा को ये घेरता है, तो इसीलिए 1 से 3 मीटर के रूप में इसको लेते हैं। तो शीर्ष परत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लकड़ी वाले जो प्रजाति है, ठीक है, वुडी जो स्पीसीज है उनको लगाया जाता है। जैसे देखिए सिट्रस जो नींबू वाले जो प्रजाति है उनको पेडिसियम गुआवा, ठीक है, मैनिफोरा इंडिका आम वगैरह को भी यहाँ पर लगाया जाता है। मानी कि ऊपर के जो शीर्ष में ऊपरी परत है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति है, ठीक है, आपका फ्रूट में हो सकता है आम, जामुन, ठीक है, नीम, कटहल, ठीक है, रीठा आदि जितने भी जो वुडी जो प्रजातियां हैं, ये सारे प्रजातियों को लगाया जाता है। तीसरा आता है वुडी हेडग्रेव, ठीक है, वुडी हेडग्रेव के बारे बोले तो इस प्रणाली में तेजी से बढ़ने वाले चारे की प्रजातियां तथा काष्ठीय वृक्ष को चारे, हरी खाद, ठीक है, चारे, हरी खाद, मृदा संरक्षण आदि के लिए लगाया जाता है। तो वुडी हेडग्रेव की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे प्रजाति का चयन करते हैं जो तेजी से बढ़े, जल्दी से बढ़े, ठीक है, और ये वुडी हेडग्रेव का इसमें हम लगाते हैं तो काष्ठीय वृक्ष का भी प्रजाति यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ जो यूज करते हैं उसे हरी खाद के रूप में मृदा संरक्षण के लिए, चारे के लिए आदि के लिए यूज किया जाता है। और इसका उदाहरण है देखिए इरिथ्रियाना स्पीसीज, ठीक है, लेग्यूम लिकोफोलिया, ठीक है, इसके अलावा सेसबेनिया, ग्रेंडिफ्लोरा आदि को यहाँ पर हम लगाया जाता है। आप साथियों नेक्स्ट पॉइंट है इसका अन्य प्रणाली, अन्य प्रणाली या अदर सिस्टम। तो अदर सिस्टम की बात करें तो अदर सिस्टम को हम 3 भाग में फिर से बांट करके पढ़ेंगे। तो पहला है पेड़ों के साथ मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपीकल्चर विथ ट्री। देखिए यहाँ पर इस प्रणाली में हम अधिक फूल उत्पादन करने वाले पेड़ों को मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, ठीक है, ताकि अधिक फूल उत्पादन जो वृक्ष है, ऐसे वृक्ष को अगर हम लगाते हैं तो साथ में हम मधुमक्खी पालन करेंगे, तो हमारा जो मधुमक्खी पालन करेंगे तो हमें अधिक से अधिक शहद की उत्पादन होगा, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है जी, शहद प्राप्ति, शहद प्राप्ति। तो यहाँ पर हम जो वृक्ष लगाएंगे यहाँ पर वो क्या रहेगा जी, ये वह अधिक फूल उत्पादन करने वाले वृक्षों का प्रजाति को हम चयन करके लगाते हैं, ताकि हमें अधिक से अधिक क्या मिल सके, शहद प्राप्ति हो सके, हमारे एपीकल्चर के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वृक्षों का चयन करके इसमें लगाया जाता है। इसी में हम दूसरा देखेंगे एक्वा फॉरेस्ट्री या जल कृषि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रणाली में मछली के जो तालाब है, जिस तालाब में मछली पालन किया जाता है, ऐसे तालाब के आसपास वृक्ष लगाए जाते हैं। यानी कि आप लोग देखे होंगे तालाब के चारों ओर, तालाब के किनारे में वृक्षों का रोपण किया जाता है, ताकि इसका जो उद्देश्य रहता है वाष्पीकरण को कम करें तथा माइक्रो क्लाइमेट को बढ़ाने के द्वारा जल कृषि को वृद्धि करना। यानी कि हम पानी के जो किनारे किनारे अगर हम लगाते हैं, देखिए जैसे इस प्रकार तो हमारा तालाब है और इस तालाब के किनारे किनारे अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो इस प्लांटेशन के जो छांव पड़ेगा, इससे हमारा जो पानी क्या है कम वाष्पित होगा। और यहाँ पर इसके जो पत्ता जो गिरेगा वह क्या करेगा, यहाँ जो पत्ता गिरेगा वह इन मछलियों के भोजन के काम में, तथा इन पत्ता से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, ठीक है, छोटे छोटे जो जीव उत्पन्न होंगे, जब पत्तियां सड़ेगा तो वह छोटे छोटे जीव मछलियों के भोजन तथा अन्य जीवों के भोजन के काम आता है। इस प्रकार से यहाँ माइक्रो क्लाइमेट बढ़ता है और इस छांव भी होता है और हमारे जल कृषि को
में वृद्धि होता है। इसीलिए तालाब के जो किनारे में वृक्षों का संवर्धन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वा फॉरेस्ट्री, सॉरी, इसी को हम क्या कहते हैं जी, एक्वा फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृक्ष के साथ में हम क्या कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखें तो शहतूत, सैलिक्सा, टैक्सोडर्मा, बांस, नीलगिरी आदि जो वृक्ष है इनको तालाब के जो किनारे है लगाया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमली जो रेफर करते हैं नीलगिरी को ज़्यादा इसलिए रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है जहाँ जहाँ नीलगिरी रहता है वहाँ के जो पानी के जो स्रोत है वह कम हो जाता है। और स्टार्टिंग में गवर्नमेंट नीलगिरी को पर्याप्त रोपण करवा रहे थे तालाब में, लेकिन देखा गया कि जहाँ जहाँ नीलगिरी उग रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो तालाब का जल्दी खत्म हो जा रहा था। इसीलिए इन जो प्लांट है इनको रेफर किया, शहतूत, सैलिक्सा, टेक्सोडर्मा और बांस को ज़्यादातर रेफर किया जाता है इनके लिए। नेक्स्ट आता है मिश्रित लकड़ी के लाट। ठीक है, मिक्सेड वुड लाट्स। तो यहाँ पर हम देखें इस प्रणाली में जो बहुत देसी वृक्ष है, ठीक है, जो बहुत सारा जो अलग अलग मल्टीपर्पज यूज वाले जो वृक्ष है इसका मिश्रित फैशन में यहाँ पर इनको उगाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य रहता है लकड़ी, चारा, मृदा संरक्षण, मृदा सफाई आदि प्रदान करने के लिए लगाया जाता है मिश्रित वुड फैशन को। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही। हम इसका ऑब्जेक्टिव को नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे जो नया जो व्यूअर हैं, जो नया व्यू कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।